पेट्रोल की 6 रुपये प्राइस बढ़ी है कि मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल पाबंद हूँ और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था और सही फैसला था, जिसके अंदर सप्लाई भी नहीं टूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा और आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन होगा। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हुकूमत के ताज़ा तरीन फैसले का, जिसमें उन्होंने पेट्रोल की जो कीमत है उसमें एक दफ़े फिर इजाफा किया है। और ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत तनकीद भी आई है मुख्तलिफ क्वार्टर से। एक ऐसे वक्त में जब जो पेट्रोल मसनूआत हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि आलमी मार्केट में उनकी कीमतों में कमी आ रही है और हुकूमत की तरफ से भी इस बात को एम्फसाइज़ किया गया था, उनकी तरफ से ये गुफ्तगू भी की गई थी कि शायद पाकिस्तान में भी पेट्रोल प्राइसेस में कोई हम कमी देखेंगे। तो उसमें गुज़िश्ता शब ये सरप्राइजिंग ख़बर जो है सामने आई कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत के अंदर 6 रुपये और 72 पैसे जो है वो बढ़ा दी गई है। ये जो ऐलान आया इसके ऊपर ऑफ कोर्स जो रद्द अमल सामने आया वो शदीद था। लोगों ने तो तनकीद की सो की, मगर हुकूमत में से जो आवाज़ें आई हैं उनके ऊपर बहुत इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। एक तरफ तो मरियम नवाज़ ने अपनी ट्वीट एक लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस फैसले की इतनी मुखालफत उन्होंने की कि उन्होंने ये कहा कि वो इस फैसले में शामिल नहीं होंगे अगर हुकूमत की मजबूरी भी है तो, और वो मीटिंग से उठकर चले गए। मीटिंग में गालिबन वो स्काइप या जूम के ज़रिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तरफ से भी कहा कि वो इस फैसले में अवाम के साथ खड़ी हुई हैं। आज ये भी इत्तला आई कि जो साबिक माफ़ करिएगा प्रेसिडेंट हैं और हुकूमती इत्तेहादी हैं, शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी इस फैसले की तनकीद की और कहा कि इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस सारे मामले पर और मुआशी टीम के हवाले से जल्द ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने भी एक मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी, बल्कि ये कहा था कि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। उनके बकौल ये अब एक ऑटोमेटिक प्रोसेस सा बन चुका है। ओगरा की तरफ से समरी आती है, उस समरी को वज़ीर आज़म साहब की तरफ भेज दिया जाता है और उन्होंने इस दफ़े की जो समरी थी उसको मंजूर कर लिया। इसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना ने यह भी दावा किया कि जो IMF प्रोग्राम है वो अमलन शुरू हो चुका है और इसी माह की आखिर तक हतमी मंजूरी जो है वो आ जाएगी और पैसे पाकिस्तान को मिल जाएंगे। ये पेट्रोलियम प्राइसेस का जो फ़ैसला है ये हमें क्या बता रहा है? आने वाले दिनों में क्या अभी भी कोई ऐसे सख्त मुआशी फ़ैसले हैं जो पाकिस्तान को करने हैं? इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेरी साहब, सरबराह हैं STPI, और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब, मुआशी तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, आपके लिए जैसे कि आम लोगों के लिए ये एक सरप्राइज़ था जो गुज़िश्ता रात का फ़ैसला है पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से, क्या आपके लिए भी ये इतना ही बड़ा सरप्राइज़ था? और सर ज़रूर ये जिक्र करिएगा कि जो ये क़यासराई हो रही है कि जो ट्रेडर्स से टैक्स वापस लिया गया और उसके बाद जो ऑब्वियसली एक खसारा सा था, एक होल था जिसको फिल करना था रेवेन्यूज़ में, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है ये शायद उसको फिल करने के लिए। देखिए, आपको सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि IMF आपसे क्या कहता है। IMF कहता है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं, और चादर आपकी क्या कहती है? चादर आप ये कह रही है कि जो फेडरल आपका रेवेन्यू है टोटल। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सर जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी, डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब को हमारी नहीं आ रही। हम उनसे अभी दोबारा कांटेक्ट उनको करते हैं और उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सर जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। कैन यू हियर मी? जी, अच्छा सर, अगर आपने सवाल सुन लिया था तो जवाब दे दे। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, IMF आप हमें कहता क्या है? IMF कहता है कि हमें चादर देख के पाँव फैलाना है, और चादर जो है वो क्या कहती है? चादर कहती है कि आप
उससे दुगने पांव फैला रहे हैं। यानी 400 अरब रुपए के रेवेन्यू पे आप लामहदूद सब्सिडीज या लामहदूद अखराजात नहीं कर सकते। तो अगर आपको किसी एक जगह पे रिलीफ देना है तो दूसरी जगह पे उस रिलीफ को पूरा करना होगा। और अगर ये नहीं किया जाता, यानी अगर जो फिक्स टैक्स था उसको वापस लिया गया है, तो जाहिर है कि आप पेट्रोल की कीमतें जो है उनमें आप क्वेश्चन रखना चाह रहे थे कि वहां से रेवेन्यू जनरेट हो जाए। अगर आप ये भी ना करते तो फिर उसका नुकसान क्या होता, खुदा न खास्ता आपका रुपया फिर स्लिप होना शुरू हो जाता, क्योंकि IMF के साथ मुज़ाकरात मजीद तातुर का शिकार होते। तो ये एक विन विन सिचुएशन नहीं बनती है, ये विन लूज सिचुएशन बनती है। और इस विन लूज सिचुएशन में अगर टाइमली डिसीजन ना लिए जाए तो फिर लूज लूज हो सकता है। तो मिफ्ता साहब का कल का डिसीजन मैं तो इसकी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन मौजूद नहीं था कि हम एक तरफ तो ताजरों को जो फिक्स टैक्स था वो भी वापस ले लेते थे, 15 से 18 अरब रुपए आप वहां पे अपना लॉस ले रहे हैं, उसके साथ तेल की कीमतें जो है उसमें भी सारा रिलीफ पास ऑन कर देते। तो और IMF का मुज़ाकरा जो है ये मजीद आगे अगर चले जाते तो फौरी तौर पर रुपया जो है ये फिर डॉलर के मुकाबले में गिरना शुरू हो जाता, जो कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता। बिल्कुल ठीक। मुजम्मिल साहब, सर ये जो ऑब्वियसली डॉक्टर सुलेरी भी यही कह रहे हैं कि हो सकता है उसी होल को फिल करने के लिए किया, बट सर आज डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि मैं टैक्स तो नहीं लगा रहा पेट्रोल के ऊपर। अगर वो टैक्स नहीं लगा रहे तो सर फिर ये जो इंक्रीमेंट है, और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इट्स टू फिल दैट होल, तो सर हम क्या समझें कि मिफ्ता साहब मतलब कि वो गोल कर गए बात, वो सही बात हमें बता नहीं रहे, ये टैक्स नहीं है तो क्या है? देखिए, मिफ्ता साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो जो बोलेंगे और जो है ना वो पूरा पाकिस्तान मनोमन उनकी बात को जो है जिसे कहते हैं मान लेगा, चाहे वो स्याह बोले सफेद बोले, स्याह को सफेद बोल दें, सफेद को स्याह बोल दें। दूसरा, उनको जो है ना ये सोचना चाहिए कि जो है उनके स्टेटमेंट्स को वो पुराने देखकर जो है ना नया स्टेटमेंट दिया करें। पुराने स्टेटमेंट्स और उनके जो नए स्टेटमेंट्स हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सबसे पहले तो ये पिछले महीने जब 17 जुलाई को इलेक्शंस हो रहे थे तो ये मुबारकबादें दे रहे थे सारों को कि जी, और कौम को खुशखबरी दे रहे थे, शहबाज शरीफ भी, मिफ्ता भी, मरियम भी, कि जी पेट्रोल की कीमत हम कम करने जा रहे हैं और अब बुरा वक्त गुजर गया और अब हम जो है महंगाई को कम करेंगे। ये आपको याद होगा, मैं आपको भी याद करा दूं। दूसरी बात ये कि ये पेट्रोल की कीमत बिल्कुल जो है ओगरा ही जो है तयन करता है और फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर कोई टैक्स में रद्दो बदल ना करे तो वही समरी फिर आगे प्राइम मिनिस्टर के चली जाती है। प्राइम मिनिस्टर उसको जो है या रद्द कर देते हैं या अप्रूव कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ओगरा ने जो कीमत निकाली है, ये कीमत क्यों निकली जब आलमी मार्केट में रेट नीचे आ रहा था। जब आलमी मार्केट में रेट नीचे आ रहा था, ओगरा का रेट ऊपर कैसे हो गया? अब मैं आपको बता देता हूं कैसे हो गया था। वो इस तरह हो गया था ओगरा का रेट नीचे। जून में इन्होंने पाकिस्तान को जितनी मिकदार में तेल चाहिए था उससे दुगना इन्होंने दरामद किया और जून के महीने में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 115, 20, 123 डॉलर तक गई थी। आपको भी याद होगा, डॉक्टर साहब को भी याद होगा। तो पाकिस्तान यूजुअली दरामद करता है तकरीबन 1.5 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर के दरमियान। इन्होंने जून के महीने में 3.25 अरब डॉलर का तेल, सबसे हाई कीमत इस साल की, उसमें दरामद कर लिया, नंबर 1। फिर उसके बाद जब वो दरामद कर लिया तो उसमें डॉलर की एजम्पशन थी, डॉलर रेट की 210 रुपए, 215 रुपए। जब वो तेल यहाँ आया तो वो जो है 240 से 250 रुपए उसका एक्सचेंज रेट लग गया। ये दो वजूहात की वजह से जो तेल की कीमत 25 से 30 रुपए नीचे होनी चाहिए थी, इनकी नाअहली की वजह से, एक तो पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो है कम से कम 20 से 25% उसके कीमतें नीचे आ गई, तो 400 मिलियन डॉलर से 500 मिलियन डॉलर का इन्होंने वहां नुकसान करा दिया, जो रुपयों में बनता है 100 से 125 अरब रुपए। और फिर वही, क्योंकि जो है इन्होंने एक तो महंगा तेल मंगाया, फिर हाई एक्सचेंज रेट आया, वो उसने जो है और मजीद, तो ये अवाम को 125 से 150 अरब रुपए का इन्होंने, आप इसे कह रहे हैं कि सेफगार्ड दी, उनकी उन पे बोझ डाल दिया या उनकी डकैती लगा दी इन्होंने। अब इसका हिसाब कौन देगा? ये इस नाअहली और इस गलत फैसले का इसका कोई ताल्लुक नहीं IMF से। एक और बात कर लूं, फिर आप जो है
जी वेरी क्विकली सर, हाँ, डॉक्टर साहब के पास भी जाना है। जी, ये एक और बात, ये कहते हैं मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया। भाई 50 रुपए IMF से लेवी का जो है मुआहिदा कौन कर आए? यही कर आए ना, 30 रुपए से 50 रुपए, और पहली दफा 30 रुपए भी इन्होंने किया था। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि ये अपने पुराने स्टेटमेंट्स को देखा करें, फिर आया करें मीडिया में, जल्दबाजी में, घबराहट में ना आया करें, क्योंकि इनके कभी इत्तेहादी को चित्तर मारते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, ये जब बात हो रही थी ट्रेडर्स पे टैक्स वापस लेने की, तो सर बहुत, एक तो ऑब्वियसली तनकीद की गई कि होमवर्क नहीं किया था, जल्दी में लगा दिया, बहुत से लोग जो हैं, बहुत से जो ऐसे दुकानदार हैं उनके लिए ज़्यादा है, मगर साथ साथ सर इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे थे कि हम अब सिगरेट्स पे टैक्स लगा देंगे, कोई चीनी पे टैक्स लगा देंगे, और वहाँ से ये जो कमी थी वो जो फिक्स टैक्स की उधर से पूरी करेंगे। आपके ख्याल में क्या वो अब दैट वाज नॉट अ प्लान, वो वैसे ही इतला गलत थी, खबरें गलत थी, या वो भी इम्प्लीमेंटेबल नहीं था एंड दिस वाज इजियर टू डू? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो वज़ीर आज़म साहब ने जो मिसाके मईशत की बात की अपोजिशन के साथ, एक विद इन कोलिशन भी इनको एक मिसाके मईशत करना चाहिए। मिफ्ता साहब को या तो फैसले जो है वो एक ही दफ़ा करने चाहिए, और उस फैसले के बाद फिर विद इन कोलिशन उसकी अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने एक फैसला किया कि फिक्स टैक्स लगेगा, उस पर अगेन हमें सबको पता है कि ट्रेडर्स जो है वो PMLN का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है वोटर के लिए। वहाँ से रेजिस्टेंस तो होनी थी, और जब रेजिस्टेंस होनी थी तो जाहिर है कि इस फैसले को वापस लेना पड़ा। तो और जब आप उस फैसले को वापस लेते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि रेवेन्यू तो कहीं ना कहीं से पूरा होना है, तो फिर आप उसको ऑलरेडी प्लान था सिगरेट पे ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म का भी, उस पे एक्साइज ड्यूटी का भी, इसी तरह से फर्टिलाइज़र पे और आपकी चीनी पे, बाकी चीज़ों पे। तो ये इधर आर सिचुएशन नहीं है, ये एंड सिचुएशन है कि आपने अपना जो एक रिकॉर्ड फिस्कल रेवेन्यू, जो रेवेन्यू टारगेट है वो कैसे मीट करना है। तो वो तो ज़ाहिर आपको टैक्सेस के ज़रिए मीट करना होगा। और ऐसे में मेरा हुकूमत को और हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं उनको मशवरा होगा कि वो मुफ्ता साहब के फैसलों को सपोर्ट करें, ताकि किसी एक समझ चीज़ जा सके। वरना ये जो इनकन्सिस्टेंसी है, पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी, वो मईशत को बड़े बुरे तरीके से वो अफेक्ट करेगी। अपोजिशन का तो काम है कि उसको अपोज करे, लेकिन अगर हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें और हुकूमत की अपनी पार्टी में सीनियर्स जो हैं वो भी मुफ्ता साहब के फैसलों को अगर अपोज करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये मईशत जो है वो चलाएगा कौन और किस तरीके से चलेगी। तो फैसले जो है वो अच्छे भी होते हैं, वो बुरे भी होते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट तो आने देना चाहिए जी ना। डॉक्टर साहब, अगर यही आपका कमेंट मैं मुजम्मिल साहब के पास लेके जाऊं। मुजम्मिल साहब, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बहुत तनकीद की जब आप लोग हुकूमत में थे, और कई दफ़े वो नाजायज़ तनकीद भी होती थी, तो सर अब आप लोग भी क्यों उतनी नाजायज़ तनकीद करते हैं PMLN पे? बेहतर नहीं है कि आप भी उन्हें सपोर्ट करें? कल को कहीं आपके पास पावर आएगा, आपको भी ये मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे सर। देखिए, बात ये है कि हम तो अभी तक तनकीद का जो है ना रुख खोला ही नहीं है। ये तो इनकी अपनी पार्टी तनकीद कर रही है। आपने खुद बता दिया, मरियम नवाज ने डिसोन कर दिया, आसिफ अली जरदारी ने डिसोन कर दिया इनको। फिर जो है मिफ्ता इस्माइल साहब जो है पहले 4 महीने खुद तो इमरान खान को और शौकत तरीन साहब के पीछे पड़े रहते थे। आज की जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पे आप ही यही करते थे जब आप पावर में थे, आप भी यही करते थे। इल्जाम लगा दिया। देखें, मैं तो जब मेरे 8 महीने थे मैंने कभी मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं लिया, मरियम नवाज का नाम नहीं लिया। मैं तो 8 महीने जब तर्जुमान था, मैं अपनी पॉलिसी का दिफा खुद करता था। शुरू में शायद किसी ने किया हो। अब बात यह है कि ये जो अभी ट्रेडर्स की बात आई, देखिए अभी तक 4 बजट आ चुके हैं जब से जून से, और ये बार बार बजट देना शुरू कर देते हैं। और मुझे तो ये ट्रेडरों की अक्ल पे जो है ना अफसोस होता है। ये 4,000 रुपए या पता नहीं 10,000 रुपए बिजली का बिल टैक्स का बिल बचाने के चक्कर में अपने बिजली के बिल को तो देखें। इस महीने 50 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल आया। यहाँ एक तरफ छूट लेते हैं, दूसरी तरफ 10 जगह वो भर रहे हैं। महंगाई 40% है। ये ट्रेडरों की जेब से जाती है। ये भी तनख्वाहें अगर उनको बढ़ा के देनी पड़ी है, उनके घर के खर्चात उनकी जेब से जा रहे हैं। और वो जो है बेवकूफाना जो है इनके चुंगल में आ जाते हैं
वो फिक्स टैक्स 4-6-8 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं और मईशत का अलग नुकसान कर रहे हैं। तो अभी तक ये जो हुकूमत है, मैं माजरत के साथ कहूंगा कि इनका कोई माशी प्लान नहीं है, ये डे टू डे चल रहे हैं। अभी ये चौथा मिनी बजट आपने जो अभी बात बोली है ना, ये 29 तारीख को IMF की बोर्ड मीटिंग है, उससे पहले मिनी बजट देंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं आरफा, चीजें कंट्रोल में नहीं है, बरामदात 25% गिरी है। आज रेमिटेंसेस का नंबर आया है, रेमिटेंसेस $2.5 अरब पे आ गई हैं। पाकिस्तान में डॉलर नहीं आ रहे। अगर कोई ये कह रहा है कि मुल्क की मईशत अब खतरे से बाहर निकल गई है, मैं समझता हूँ और अंदर घुस गई है और जो है गड्ढे के अंदर जा रही है, अंधेरे कुएं पे जा रही है। अब तो कारोबार बंद कर दिए इन्होंने। सही। ये जो डॉलर का रेट कंट्रोल हुआ है, ये माशी कर्फ्यू लगा के हुआ है। ये कोई मतलब कोई इनके पास रेल फेल नहीं हुई। और दूसरा, IMF के आपके पैसों की आपने जिक्र किया था, ये जो IMF के पैसे, ये कितने दिन का राशन है? सिर्फ पिछले हफ्ते $700 मिलियन से आपके जखायर गिरे हैं। ये तो 1.5, 2, 3 हफ्ते के मार है। उसके बाद क्या करेंगे ये? तो ये बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल जी जी जी। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली ये बताइएगा कि जो बात अगर मुजम्मिल साहब कर रहे हैं कि अभी तक सिचुएशन स्टेबलाइज ही नहीं हुई, क्या आप उससे इत्तफाक करेंगे? हाँ जी, जो करेंसी के मामले में तो मैं ज़रूर इत्तेफाक करूंगा कि चूँकि इंपोर्ट्स जो है उनको रोका गया है, जिसकी वजह से करेंसी स्टेबल है। लेकिन ये एक ब्रीदिंग स्पेस हुकूमत ने हासिल की है और इसीलिए मैं ये एंडोर्स कर रहा हूँ कि हुकूमत को जो भी इस वक्त कड़वे घूंट भरने हैं वो भर लें, ताकि IMF का प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन आ जाए। अगर वो ऑनलाइन आता है तो उसके बाद सूरत हाल में बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। लेकिन अगर इस ब्रीदिंग स्पेस को भी ज़ाया कर दिया और IMF का प्रोग्राम भी डिले हो गया तो फिर सितंबर जो है ये बहुत टफ होगा हमारे लिए। बिल्कुल सही जी। मुजम्मिल साहब आप वेरी क्विकली 30 सेकंड्स, डू यू वांट टू ऐड समथिंग सर? जी, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो है अब जो है डॉक्टरों ने भी कह दिया कि वेंटिलेटर से मरीज को निकाल लें। मैं तो ये कहूंगा, पहले ये कहते थे ना वेंटिलेटर इकोनॉमी है, अब ये वेंटिलेटर ने भी कहा कि जी मेरी बस हो गई है, मैं नहीं चला सकता, इनको निकाल लें। बहुत 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 शुक्रिया तो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद कोर्ट के हवाले से और जो शहबाज गिल साहब की बेल के हवाले से आज डेवलपमेंट्स हुई हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाई शहबाज गिल साहब, उनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो कानूनी इस वक्त मामला कोर्ट्स में है। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद की जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट अदालत है उसकी तरफ से जो शहबाज गिल साहब है उनका जो मज़ीद जिस्मानी रिमांड था उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी कोर्ट ने और उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया था। प्रोसिक्यूशन ने जो ये फैसला था जुडिशल मैजिस्ट्रेट का जुडिशल रिमांड पे भेजने का शहबाज गिल को, इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये जो केस है जिस्मानी रिमांड का, इसकी दरख्वास्त जो है वो काबिल समात है और जो सेशन जज है वो ही उसको सुनेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो समात हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स भी दिए कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो काबिल समात है और अगर मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया तो मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये जो सारा मामला है इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रशीद रिजवी, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो सर। सर, ये ऑब्वियसली फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन्होंने ये भी कहा है कि वो कानूनी मेरिट्स नहीं देख रहे इस केस के और उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है उस लेवल पे जो एक सुपरवाइजरी फोरम जो हो वो ये देखे कि ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने गलत फैसला तो नहीं किया। सर, ये ज़रा हमें आप आसान ज़ुबान में समझा सकते हैं कि ये इतना पेचीदा मामला बन क्यों गया है बेल का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किया उन्होंने वापस जुडिशल मैजिस्ट्रेट को भेज दिया? सॉरी, मैं ये समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन ने, स्टेट ने अपील की थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट। होना चाहिए था सेशन कोर्ट में
कोई अपील या रिव्यू रिवीजन वगैरह, लेकिन वो वहां चले गए आर्टिकल शायद 199 में। तो उन्होंने रिमांड किया है, शायद वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होंगे, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने रिमांड कर दिया है खुद कोई डिसीजन देने के लिए। ये बेसिकली डिस्क्रिशन होता है उस जज का या मैजिस्ट्रेट का जिससे रिमांड ऑब्टेन किया जाता है। उसको रीजनिंग देनी पड़ती है कि प्रोसिक्यूशन को, पुलिस को, कि ये हमें इसका रिमांड इसलिए चाहिए, पर पुलिस रिमांड इसलिए चाहिए कि हम इससे कुछ चीज रिकवरी करना चाहते हैं और मजीद इससे स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। वो अपनी रिपोर्ट देता है 173 की, उसमें ये सारी चीजें मेंशन करता है। उसके बाद फिर वो रिपोर्ट होती है, वो उसको कंसिडर करती है और समझती है कि अगर इसमें कोई रीजन है, कोई ग्राउंड है, तो उसका पर्सनल रिमांड दे देती है, या फिर अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उसको जेल भेज देती है, जो जुडिशियल रिमांड फिर कहलाता है। बट सर, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसा फैसला आया है कि उन्होंने वापस भेज दिया है, तो आपके ख्याल में जो अब लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर कोई, जिसको हम कह सकते हैं ना कि एक वजन होगा या बोझ होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके फैसले को वापस भेज दिया उनको रिकंसिडर करने के लिए? मैं समझता हूँ यकीनन कोर्ट तो अंडर प्रेशर होगी, इसलिए कि एक हाई कोर्ट के जज का रिमांड ऑर्डर है, उसमें पिछले ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं थे, पिछले रीजनिंग से सेटिस्फाई नहीं थे, तो अभी तो अंडर प्रेशर होगी कोर्ट। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा सर, तो क्या अगर जब कल ये समाअत हुई और अगर अपने फैसले को रिवर्स कर दिया, तो क्या फिर शहबाज गिल साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे उस फैसले को, उस रिमांड को? उनके पास रिविजन भी इन्वोक करने की अथॉरिटी होगी सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, कि वो जाके उसे चैलेंज करें, और आर्टिकल 199 में भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि एक बयान की वजह से एफआईआर कटी है, तो अब उस बयान की वजह से वो उसको, उस केस को मेरे ख्याल से एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको और फैला रहे हैं कि और मजीद उन्होंने क्या क्या कहा है, किससे जो नेगोशिएशन किया। लेकिन ना, एक स्टेटमेंट में आप एंटी स्टेट एक्टिविटीज का तो केस बना नहीं सकते हैं। आपको अब वो उसको मुस्तकिल एंटी स्टेट एक्टिविटीज के केस में ढूंढने के लिए उनको एविडेंस चाहिए। सही। तो ये फिशिंग दी ग्राउंड्स वाली बात है, जो इस वक्त प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस नहीं है, वो ढूंढना चाह रही है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से और वहाँ जो सैलाब की सूरत हाल है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, जहां बदस्तूर जो बारिशें, उनकी वजह से सैलाबी जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त जो चौथा स्पेल है उसमें मशरक़ी बलूचिस्तान में बहुत असर पड़ा है और 200 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किला अब्दुल्ला, मूसा खेल, बारखान और कोहलू में भी जो तबाही है उसके काफ़ी असरात हैं और इंतज़ामिया ने लोगों की वहाँ से मुंतकली का प्रोसेस शुरू कर दिया। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं शाहिद रिंद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्वेटा से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी सर, पहले भी हम बात करते रहे हैं जो सूरत हाल बलूचिस्तान में रही है, मगर क्योंकि अब बारिशों का चौथा स्पेल शुरू हो गया है तो अब एक दफ़े फिर मसाइल बढ़ गए हैं, जबकि अभी तक पिछली भी जो सूरत हाल थी वो तकरीबन वैसी ही है। जी देखिए आरिफा, जैसे हम पहले लसबेला की सिचुएशन पर कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, उस वक्त
भी बलूचिस्तान के तमाम इस बार तकरीबन जो 32-33 हमारे अजला हैं, तमाम इस वक्त बारिशों से मुतासर है। लेकिन जो सैलाबी कैफियत थी वो पिछली मरतबा ज़्यादातर जो हमारे खुजदार और जालावान के जो इलाके हैं, या इसके अलावा जो लसबेला का एरिया है और झलमक्सी और कच्ची, ये इफेक्ट हुए थे। लेकिन अभी इस बार चौथे स्पेल में जो हमारे पश्तून एरियाज हैं, जिनमें खासकर आपने नाम लिया किला अब्दुल्ला का, जोब हो गया, मूसा खेल हो गया, इन इलाकों में भी नुकसानात हुए हैं। और यही एक मामला जो हर जगह पे देखा जा रहा है। पश्तून इलाकों में भी डैम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जो स्मॉल डैम्स मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए थे। लेकिन ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए भी, कि सिंध में भी स्मॉल डैम्स बनाए गए हैं, वहाँ भी बारिशों की सूरत हाल है, लेकिन वहाँ से कोई ऐसी खबर नहीं आती। बलूचिस्तान में ये डैम्स का जो मामला है, इस पर तहकीकात करने की हुकूमत को ज़रूरत है। और मेरी मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वीडियो लिंक पर शिरकत की है और उन्होंने वफाक को बताया कि बलूचिस्तान का तकरीबन 15 से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और बलूचिस्तान समझता है कि वफाक को इस सिलसिले में उसकी मदद करनी चाहिए। और जहां वफाक से 15 से 20 अरब रुपए का मुतालबा सूबाई हुकूमत कर रही थी, आज सूबाई काबीना की जो मीटिंग हुई है, अभी तक की मालूमात के मुताबिक, उसमें हातिम ताई की कबर को लात मारकर जो है सूबाई का जो वज़रा है हमारे, उन्होंने किसी तरीके से अपनी 1 माह की तनख्वाह देने पर मुतासरीन के लिए आमादगी का इजहार किया। उसूली तौर पर तो इन मुंतखब अराकीन को चाहिए कि जब तक इनकी रिहेबिलिटेशन लोगों की नहीं हो जाती, अपनी गाड़ियां, अपनी चीजें बेचकर इन लोगों को कंपनसेट करते, क्योंकि इन्हीं के वोटों से मुंतखब होकर ये इन इलाकों में और इन वज़रा इन इलाकों से कामयाब होकर इन सीटों पर आते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सियासी जो ओनरशिप है वो हमें नजर नहीं आती है, चाहे लसबेला हो, चाहे मूसा खेल हो। जो हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आर्म फोर्सेस, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, फ्रंटियर कोर हो, या फिर लेवीज फोर्स हो। तो अभी तक पॉलिटिकल ओनरशिप इस डिजास्टर में मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, ये बताइए, आपने जो स्मॉल डैम्स का जिक्र किया, आप क्या कह रहे हैं कि इनकी प्लानिंग में कोई मसला रहा है कि ये इट वाजंट टेकन इनटू अकाउंट कि जब इस तरह की सैलाबी सिचुएशन आएगी तो कैसे मैनेज किया जाएगा, या आप कह रहे हैं कि उनकी कंस्ट्रक्शन में कोई मसाइल रहे हैं? देखिए, मैं आरफा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन इस वक्त जो बारिशों की सूरत हाल है, तकरीबन सिंध में भी अच्छी खासी बारिशें हुई हैं, लेकिन आज तक हमने नहीं सुना कि कहीं पर स्मॉल डैम टूट गए हों या बह गए हों, या साउथ पंजाब जो एरिया है जहाँ पे कोहे सलेमान का पानी जाता है, या सिंध के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं, वहाँ पर भी स्मॉल डैम्स मौजूद हैं। हमने कभी नहीं सुना कि पानी बहा कर ले गया हो। बलूचिस्तान में जब कभी भी बारिशें होती हैं, स्मॉल डैम्स बह जाते हैं। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है कि इसको चेक करें, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स की एसोसिएशन है वो ये इल्जाम लगा चुकी है कि कमीशन जो दिया जाता है, जो रिश्वत दी जाती है ब्यूरोक्रेसी से लेके मुंतखब नुमाइंदों तक, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके पास इतना मार्जिन नहीं बचता कि वो ग्राउंड पर बहुत अच्छा काम करे, जिसके नतीजे में ये डैम बह जाते हैं। ये मेरा इल्जाम नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बिल्कुल सही सर। की वीडियो आज से चंद रोज मंजर आम पर आ चुकी है। तो इसको मैटर ऑफ कंसर्न के तौर पे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तहकीकात करे कि क्या वजह है कि जो बिल्कुल ठीक सर, बनने के विदिन ईयर्स वो बह जाते हैं। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।